हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया था उनकी बात करेंगे। और ये जो है आपको पता है 2021 में ही इनकी जो है डेथ हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया था जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इनकी हाल ही में डेथ हुई थी, इसीलिए मैंने आज इनकी पिक भी क्लास में शामिल की है। तो ये बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थे और अभी जो है ये नहीं रहे। 2021 में इनकी डेथ हुई थी। तो 1925 के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था और 2021 में इनकी डेथ हो गई। तो आज हम इनके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। अल्बर्ट बंडूरा, यानी इनका नाम अल्बर्ट बंडूरा, और 1925 में इनका जन्म और 2021 में डेथ। वैसे मनोविज्ञान के अंदर इस तरीके की चीज़ें याद नहीं करते, लेकिन मैं आज इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी सारे मनोवैज्ञानिक जो हम पढ़ते हैं वो बहुत पुराने या फिर बहुत पहले उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसलिए मैंने इनको शामिल इनकी जो है जन्म और मृत्यु दोनों बताई हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसके अन्य नाम भी है। एक इसका जो है निदर्शन का सिद्धांत, यानी किसी मॉडल को देखना। प्रतिरूपण, वो भी प्रतिरूपण जो होता है वो भी मॉडल ही होता है, उसको देख के अधिगम करना। अवलोकनात्मक का मतलब है अवलोकन करके देख के किसी चीज़ को फिर सीखना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्यों कहा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसलिए कहा है क्योंकि हम जो है हमारे आसपास के समाज से, हमारे एनवायरनमेंट से जो चीज़ें देखते हैं वही सीखते हैं, ऐसा ये मानते थे कि अधिगम का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अधिगम जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं, वो ही अधिगम है। और इन्होंने ये बात प्रूव भी की थी कि जो देखते हैं वही हम सीखते हैं। ये बात इन्होंने पूरी प्रूव करके दिखाई थी। इसमें बताया गया है कि प्राणी अवलोकन द्वारा सीखता है, इसी कारण इसे अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। यानी इस सिद्धांत में इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि जो प्राणी है वो अवलोकन द्वारा सीखता है, अवलोकन करके सीखता है, इसी कारण इसे अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि समाज में जो मान्य व्यवहार है उसी को प्राणी मानता है और जो अमान्य होता है उसे नहीं मानता। आपको पता है, इतने तो आप जानते ही हैं कि समाज में मान्य क्या होता है और अमान्य क्या होता है। मान्य वो व्यवहार होता है जो सही होता है समाज की दृष्टि से, समाज की नज़र में, जो समाज को सही लगता है। हमारी नज़र में क्या सही है उसका अगर हमारी नज़र में कुछ सही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही होगा समाज के लिए भी। और समाज की दृष्टि में जो सही है वो ज़रूरी नहीं है कि हमें भी सही लगेगा, लेकिन फिर भी हम समाज में रहते हैं तो हमें वही चीज़ें माननी पड़ती है, उसी व्यवहार को अपनाना पड़ता है जो समाज में लागू हैं। ठीक है, तो ये मानते हैं। इन्होंने ऐसा कहा कि प्राणी जो है मोस्टली, मतलब सारे नहीं होते ऐसे, हम भी जानते हैं, जो मोस्टली ज़्यादातर जो प्राणी होते हैं वो मान्य व्यवहार करते हैं। जो समाज में मान्य होता है उसी व्यवहार को वो सीखते हैं, और जो समाज में अमान्य होता है उसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको वो नहीं मानते हैं। अब इनके जो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ से थे। वैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि मनोविज्ञान के अंदर ऐसी चीज़ें कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन बुक्स के रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाता है। बुक्स का नाम बहुत बार पूछा भी गया है, लेकिन जन्म, मृत्यु, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। ये कनाडा के थे और 1925 में इनका जन्म हुआ था। 1986 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सोशल फाउंडेशन, थॉट एंड एक्शन, यानी समाज को देख के अपने सोच और एक्शन को डिसाइड करना। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम इस पुस्तक में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया गया है। यानी इनका जो सिद्धांत था ना उसको इस पुस्तक के अंदर सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा गया है।
कोई भी प्राणी जब सीखता है तो दूसरों के व्यवहार को देख के सीखता है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि अवलोकन द्वारा सीखता है, निदर्शन के द्वारा सीखता है, मॉडल के द्वारा सीखता है। इसीलिए इस सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा गया है कि समाज में जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं हम उनको देख के अपने अंदर उस चीज़ को लाते हैं, हम उस व्यवहार को अपनाते हैं और सीख जाते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि कोई भी जो प्राणी है ना वो दूसरों के व्यवहार को देख के सीखता है। इन्होंने एक गुड़िया और एक जोकर पे प्रयोग किया। निर्जीव गुड़िया थी और जोकर जो था वो सजीव था। तो इन्होंने इन दोनों पे प्रयोग करके ये बताया है कि दोनों बार इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि जो प्राणी हैं, जो बच्चे हैं, जो कोई भी पशु पक्षी कोई भी प्राणी है वो दूसरे को देख के अवलोकन करके और फिर उस व्यवहार को कंज्यूम करता है और उस व्यवहार को अपनाता है। तो पहला इनका जो प्रयोग था वो एक निर्जीव गुड़िया पे था। पहले इन्होंने निर्जीव चीज़ पर, निर्जीव वस्तु पर प्रयोग किया। वो एक गुड़िया थी जिसको इन्होंने बोबो डोल का नाम दिया। बोबो डोल आपने देखा होगा मेलों के अंदर जो इस जैसे रबड़ के से, प्लास्टिक के से बने होते हैं और नीचे वाली साइड उनके जो एक ऐसा तरल पदार्थ भरा होता है जिसकी वजह से वो ज़मीन पे चिपक जाते हैं। फिर जब उनको मारा जाता है तो उनका निचला हिस्सा जो है वो पूरा स्थिर रहता है, एक जगह टिक के रहता है और ऊपर वाला हिस्सा जो है हिलता रहता है। और बच्चे उस पर क्या करते हैं, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। उसके ऊपर वाले हिस्से को मारते रहते हैं, लेकिन वो खिलौना अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो पीछे होता है और वापस पहले जो है वापस आगे की तरफ आ जाता है। ऐसी एक निर्जीव गुड़िया थी। ठीक है, तो ये निर्जीव गुड़िया कुछ इस तरीके की ऐसे होती है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे तो ये वाला हिस्सा जो है इसका ज़मीन पे चिपका रहता है और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको मारते हैं तो ये आगे की तरफ आती है, फिर पीछे की तरफ चली जाती है, मारते हैं तो पीछे, फिर आगे आती है। ये इस तरीके का इसका सिस्टम होता है, ऐसी होती है। तो ये बोबो डोल भी कुछ ऐसी ही थी। तो इन्होंने क्या किया, इस गुड़िया को एक पार्क में रखा। ठीक है, और एक महिला आती है जो इस गुड़िया से टकराती है और गिर जाती है। ठीक है, और आपको पता है स्वाभाविक सी बात है, जब हमें कोई चीज़ के टकराने से लग जाती है या हम खुद गिर जाते हैं या हमें ज़ोर से लगती है तो हमारा गुस्सा खुद पे नहीं निकलता, उस निर्जीव वस्तु पे निकलता है। जैसे हम निकलते हैं तो निकलते टाइम बेड से या खाट से या किसी भी वजह से हमारे लग जाती है तो हम उसी को धक्का मारते हैं कि इसकी वजह से मुझे लगा है। तो महिला ने भी कुछ वैसा ही किया। गुड़िया जो है, बोबो डोल जो है, वो रखी हुई थी बगीचे में, पार्क में, और महिला जो है उससे टकरा के गिर गई। तो महिला ने क्या किया, पहले तो उस गुड़िया को पीटा और फिर अपशब्द यूज़ किए, उसको गालियाँ दी। ठीक है, तो जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने ये दृश्य रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो बना ली। उनके पास फ़ोन था तो वहीं पे, जैसे अपन होते हैं ना आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, चाहे कोई बंदा मर ही क्यों ना रहा हो, पहले उसकी वीडियो शूट करते हैं, बाद में उसको बचाने का सोचते हैं भी बचाया जाए या नहीं बचाया जाए। तो ऐसा इन्होंने किया, इन्होंने दृश्य रिकॉर्ड किया और कक्षा में जाके बच्चों के सामने दिखाया। बच्चों ने उसका अवलोकन किया, उस फिल्म को आराम से देखा बैठ के, और बाद में क्या है, उन बच्चों को उसी जगह पे ले जाया गया जहाँ पे वो महिला थी। ठीक है, जहाँ पे वो महिला थी वहीं पे ले जाके उनको मतलब सेम वही जो बोबो डोल रखी हुई थी, सेम वही कंडीशन जो उस महिला के साथ हुई थी। तो बच्चों ने जैसा वीडियो में देखा वो भी उसे पीटने लगे और उसको गालियाँ देने लगे। तो इन्होंने ये कहा कि जो व्यवहार है वो अवलोकन के द्वारा सीखा जाता है, बच्चे जैसा देखते हैं वैसे ही सीखते हैं। तो इन्होंने इस प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष निकाला कि प्राणी जो है वो देखकर सीखता है। इस स्टडी को इन्होंने बोबो डोल स्टडी का नाम दिया। आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो एक डोल थी जिसका नाम इन्होंने बोबो डोल दिया और उस स्टडी को बोबो डोल स्टडी कहा। इस प्रयोग की आलोचना हुई। क्यों आलोचना हुई? क्योंकि आपको पता है जब भी कोई बंदा अच्छा करने चलता है ना, और वो कर भी लेता है और अपने रिजल्ट के आसपास पहुंच भी जाता है, लेकिन दूसरों को ये बात हजम नहीं होती। तो
दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे उनको भी हजम नहीं हुई कि कैसे ये बंदा, इसने प्रयोग कर लिया, अब इसका नाम हो जाएगा, तो उनको नहीं हजम हुई। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रयोग की आलोचना की और इन्होंने कहा कि वो तो निर्जीव गुड़िया थी, इसीलिए महिला ने उसको पीट दिया और बच्चों ने भी पीट दिया। क्या वहाँ पे सजीव प्राणी होता वो भी मार खा लेता और वो भी ये चीज़ सहन कर लेता कि उसको कोई अपशब्द बोल रहा है, उसको कोई गालियाँ दे रहा है। इसीलिए इस चीज़ की आलोचना कर दी कि ये बिल्कुल जो है हजम नहीं हो रही बात, क्योंकि वो गुड़िया जो है वो निर्जीव थी और निर्जीव पे तो कोई भी जुल्म ढा सकता है ना, अगर सजीव हो तो माने। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जोकर लिया, दूसरा प्रयोग किया आलोचना को खारिज करने के लिए, आलोचना का जवाब देने के लिए इन्होंने क्या किया, एक जोकर लिया और वो सजीव जोकर था, उसको भी गार्डन में बिठाया और कुछ विद्यार्थी, यानी इस बार क्या है, पहले महिला आई थी, इस बार क्या आती हैं, गार्डन में कुछ विद्यार्थी आते हैं और वो विद्यार्थी जो है वो जोकर से हाथ मिलाते हैं, और जोकर तो आपको पता है अच्छे ही लगते हैं बच्चों को, है ना। तो विद्यार्थियों ने जोकर से हाथ मिलाया और बंडूरा ने इस बार भी अपने एंड्रॉयड में वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और फिर जो है कक्षा में वापस जाकर बच्चों के समक्ष ये वीडियो जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, जब उन्होंने वो वीडियो बच्चों को दिखाया, बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया, तो बच्चों ने उसको ध्यान से देखा और बच्चों को वहीं पे जहाँ पे विद्यार्थी जोकर से हाथ मिला रहे थे उसी जोकर के पास गार्डन में बच्चों को ले जाया गया और बच्चों ने जैसा देखा कि विद्यार्थी उस जोकर के साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, तो बच्चों ने भी सेम वैसा ही व्यवहार किया। बच्चे भी उसके पास जाते हैं, उसको देख के हंसते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो इस बार भी इन्होंने हैंड्स प्रूव कर दिया कि देखिए पहले निर्जीव था तब भी बच्चे अवलोकन से सीख रहे थे, इस बार सजीव जोकर है फिर भी जो बच्चे हैं जैसा उन्होंने वीडियो में देखा वैसा ही इन्होंने अवलोकन में अवलोकन करके व्यवहार को जो है अपने अंदर कंज्यूम कर लिया और वही व्यवहार उन्होंने बाहर निकाला। ठीक है, तो इस बार इन्होंने प्रूव कर दिया। इस सिद्धांत को अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब वो तो था प्रत्यक्ष अनुभव से व्यवहार को सीखना, अवलोकनात्मक अधिगम या अवलोकन करके सीखना। यहाँ पे अप्रत्यक्ष नाम क्यों आया है, अप्रत्यक्ष नाम क्यों आया है, इसलिए आया है कि जरूरी नहीं है कि हम किसी व्यवहार को खुद देखें और उसके बाद उसको अपने अंदर शामिल करें, अपने व्यवहार में शामिल करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान हमें समझाए और समझकर हम बिना देखे, हमने देखा नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, जैसे हमें ये शुरू से ही बताया जाता है कि भगवान होता है। ठीक है, मंदिर में पूजा करो, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कोई भी चीज़ है भगवान से शेयर करो, भगवान से मांगो। हमने नहीं देखा भगवान होता है या नहीं होता, नहीं देखा हमने, लेकिन सुनी सुनाई चीज़ों को हम अपने अंदर कंज्यूम किए बैठे हैं, हम भगवान को मानते हैं, हालांकि हमने कभी देखा नहीं है कि भगवान होता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लेकिन हमने अप्रत्यक्ष तौर पे ये माना है किसी के कहने पर, हमारे पेरेंट्स के कहने पर, समाज के कहने पर कि भगवान होता है। तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्षात्मक अधिगम, यानी किसी और ने अनुभव किया, किसी और ने हमें समझाया और हमने वो चीज़ मान ली, इसीलिए इसको अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि बंडूरा ने कहा है कि अकेला अवलोकन के द्वारा ही बच्चे नहीं सीखते, किसी के कहने पर भी बच्चे जो हैं दूसरे अवलोकन करके अगर उन्हें बता दे तो भी वो सीख ही जाते हैं। और इसे निदर्शन का सिद्धांत भी कहा जाता है। निदर्शन का मतलब है जैसे प्रयोगशाला में, लैब में कोई मॉडल होता है और मॉडल के ऊपर जो है प्रयोग करके सीखा जाता है, वो मॉडल वहाँ पे निदर्शन का काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल बंद होते हैं इसीलिए इनको निदर्शन जो है निदर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा भी बच्चे सीखते हैं। तो इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया, इसके अंदर इन्होंने ये प्रूव कर दिया दोनों बार कि जो बच्चे हैं वो अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। ये तो था इनका सिद्धांत। अब हम आ जाते हैं अपने एनवायरनमेंट पे। जो मनोविज्ञान है ना, ये किताबों से ज़्यादा हम हमारे आसपास से सीख सकते हैं। आपने कभी देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो गालियाँ देते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, हम उनको बार बार जो है उनको मोटिवेट करते हैं। जब वो एक गाली देते हैं तो हम बार बार कहते हैं और दे के दिखा, और दे के दिखा, क्योंकि वो अपनी तोतली आवाज़ में जब गालियाँ देते हैं तो अच्छे लगते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि बड़े होके इस गाली को फिर दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, हम नहीं जानते ये, लेकिन हम मज़े लेने के लिए उस टाइम जो है उसे गालियाँ सिखाते हैं और वो देख के सीख भी जाते हैं।
ठीक है। और फिर बाद में जो है उनकी वो गालियों वाली लत जो है छुड़वाना मुश्किल हो जाता है, तो वो अवलोकन के द्वारा ही सीखते हैं। दूसरा, अगर किसी के घर में अच्छा माहौल है, पूजा पाठ का माहौल है, बढ़िया लैंग्वेज है, बढ़िया उनको बोलना सिखाया जाता है, स्टडी का माहौल है, ठीक है, तो बच्चे वैसे ही होते हैं। उनके एक घर ऐसा है कि पूजा वाला माहौल है, स्टडी का माहौल है, अच्छा खाना पीना है, बढ़िया बैठ के आराम से खाया जाता है, सारी चीज़ें बच्चे को आराम से बढ़िया तरीके से सिखाई जाती है, हर एक अच्छी आदत सिखाई जाती है। उस घर का बच्चा कैसा होगा? वैसा ही होगा जैसा वो अपने घर के माहौल में देख रहा है, सीख रहा है। एक घर ऐसा है अच्छी खासी गालियाँ दी जाती है, ठीक है, जो बच्चे के पिता है वो शराब पीते हैं, उसकी मम्मी को पीटते हैं, ठीक है, शुरू से ही उसको शराब पिलाई जाती है, शुरू से ही उसको बढ़िया बढ़िया अच्छी वाली गालियाँ सिखाई जाती है, तो वो कैसा होगा? वो वैसा ही होगा जैसा उसने सीखा है। तो ये बातें हम भी जानते हैं कि जैसा अवलोकन हम करते हैं, जैसा हमारे सामने पेश किया जाता है शुरुआत से, वैसा ही हम बाद में अपने बिहेवियर में ले आते हैं। तो ये था पूरा अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया हुआ जो अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत है, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत है, निदर्शन का सिद्धांत है, प्रतिरूपण का सिद्धांत है, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। ये पूरा का पूरा अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जो कि 1925 में जन्मे थे और 2021 में इनकी डेथ हो गई। तो ये हमारा सिद्धांत जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत इन्होंने दिया और जो है 2021 में ये स्वर्ग सिधार गए। तो ये सिद्धांत आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आसानी वाले शब्दों में, बुकिश लैंग्वेज को छोड़ के अपने शब्दों में बताने की, और ये पूरा का पूरा सिद्धांत जो है हमने कवर कर लिया है। अभी जो है हमारी व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों सिद्धांत कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है हम अधिगम अंतरण देखेंगे। अधिगम का जो अंतरण होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, क्यों होता है, वो सारा। और उसके बाद जो है हमने सिद्धांत पहले लिए थे, इसीलिए हम अधिगम वाले चैप्टर की पृष्ठभूमि जो है वो नहीं पढ़ पाए थे। हम इसके बाद अधिगम की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। आप सोच रहे होगे कि उल्टा कैसे, तो मैंने सिद्धांत इसलिए लिए हैं कि अधिगम वाले चैप्टर से सारे बच्चे जो है डरते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है और ऊपर से इतने बड़े बड़े इसके अंदर सिद्धांत भी हैं। तो मैंने सिद्धांत पहले कवर किए हैं ताकि चैप्टर का मेन पार्ट कंप्लीट होने के बाद में जो बाद का बचेगा वो हमें अपने आप ईजी लगेगा। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए, क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप चैनल को ज़रूर ग्रो करवाएंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है मोटिवेशन के लिए, ताकि और अच्छी क्लासेस जो है इस चैनल पे आ सके। और मैं क्विज़ के रूप में एक आधा क्वेश्चन भी डालती रहती हूँ, तो आई होप आप उसको अटेंड करते होंगे। और इसके साथ साथ ही हम जितने भी अदर स्टेट के जो टेट होते हैं, टेट एग्ज़ाम होते हैं, उनके बारे में हम एक अच्छी वाली वीडियो बनाने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जो है टेट के लिए कहीं से कोई कोर्स वगैरह ना खरीदें, उसके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि टेट जो है उसके अंदर आपको पता है 90 मार्क्स चाहिए होते हैं क्लियर करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए आपको कोई ये टारगेट रखना चाहिए कि मैं तो 150 में से 150 लूँगा या लूँगी। जो भी है, ऐसा इतना जो एफ़र्ट है वहीं पे लगाना चाहिए जहाँ पे हमें जो है सही जो हमारा सपना है वो पूरा हो जाए। बाकी जो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चना चाहिए, मैं नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने टेट जो क्लियर करना है तो आप बस 100 का या 90 का टारगेट लेके चलिए, उससे ज़्यादा का नहीं, उसमें जो है आप क्लियर कर जाओगे। तो उसकी भी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी वाला वीडियो मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको ये कोचिंग वाला भूत जो है आपका उतर जाए, आपको यूँ ना लगे कि टेट के लिए भी कोचिंग करनी पड़ती है। अगर आपको ज़्यादा ध्यान ही देना है तो आप मेन एग्ज़ाम पे फोकस करिए। टेट को क्वालिफाई कैसे करना है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।